आशा करते हैं मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। डॉक्टर विवेक यादव मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं। दूर दूर से लोग उनसे इलाज करवाने आते हैं। उनके बगल में ही एक और डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उस डॉक्टर के यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं जाता है। जितने भी लोग रहते हैं वो कहते हैं हम डॉक्टर विवेक को ही दिखाएंगे। इस पर चपरासी कहता है डॉक्टर विवेक के यहाँ तो बहुत भीड़ है, शाम हो जाएगी। इस पर जितने भी पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं है, हम शाम तक इंतजार कर लेंगे। डॉक्टर विवेक जो महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमाते थे, घर वालों को लगता है लड़का अब अपने पैर पर खड़ा हो चुका है। 1 साल में उसने 8 लाख रुपये कमा लिए, अब क्या चाहिए। फिर वो शहर के सबसे अमीर लड़की से डॉक्टर विवेक की शादी तय कर देते हैं। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहता है। डॉक्टर विवेक जो कि ज़्यादातर तो व्यस्त ही रहते हैं, रात बिरात भी उन्हें जाना पड़ जाता है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ पड़ती है। डॉक्टरों का पेशा ही ऐसा होता है कि उन्हें ना तो रात में सोने को मिलता है और ना ही दिन में। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें तुरंत ही निकलना पड़ता है। विवेक यादव की पत्नी कंचन यादव वो हाउस वाइफ रहती हैं, लेकिन विवेक यादव को ना जाने उनसे ऐसा क्या रहता है कि वो शादी के पहले दिन से ही ना तो अपनी पत्नी कंचन यादव से बात करते हैं और ना ही उन्हें ताकते हैं, पलट कर देखते भी नहीं हैं। उनकी पत्नी कंचन जब उनसे कुछ भी कहते हैं तो वो मुंडी फेर लेते हैं। कंचन यादव वे सोच में रहती हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया, हमें आए हुए तो भी 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर हमारे पति में इतना बदलाव कैसे। हम तो सुने थे कि शादी के कुछ समय बाद ऐसा होता है, पति का अपनी औरत से जी भर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अभी 1 महीना भी सही से नहीं हुआ है, फिर हमारे डॉक्टर पति को ऐसा क्या हो गया है। कंचन सोचती हैं कोई बात नहीं, अस्पताल में इतना ज़्यादा काम रहता है, हमारे पति को स्ट्रेस रहता होगा, इसलिए वो अपने पति के सर पर तेल लगाने जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने पति के सर पर तेल रख रही होती हैं, पति अपनी पत्नी का हाथ झटका देता और कहता है आइंदा तुम ऐसा कुछ भी करने की सोचना मत। कंचन पूछती हैं ऐसा भी हमने क्या कर दिया, आप हमारे पति हैं और हम ना भी नहीं कर सकते आपके लिए। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी पत्नी नहीं हो, हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे। इस पर कंचन पूछती हैं जब आप शादी नहीं करना चाहते थे तो फिर आपने क्यों की। डॉक्टर विवेक यादव बिना कुछ कहे ही वो कमरे से चले जाते हैं। कंचन भी कुछ नहीं कहती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे सब कुछ चलता रहता है, महीने 2 महीने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब वो खाना बनाने किचन में गई होती हैं, इसके बाद जब वो अपने कमरे में आती हैं, कमरे के बाहर से वो कुछ ऐसा सुन लेती हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर विवेक बालकनी से खड़े होकर बात कर रहे थे। बातें भी कुछ ऐसी थी जिसे सुनने के बाद एक पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कंचन यादव कमरे में जाती हैं और कान लगा करके चुपके से पूरी बात सुनने लगती हैं। डॉक्टर विवेक मोबाइल पर किसी से कह रहे होते हैं कोई बात नहीं है बेबी, अभी हम आ रहे हैं, तुम प्रतीक्षा करो, मेरा इंतजार करो, हमें आने में केवल आधे घंटा लगेगा, आधे घंटे में हम अस्पताल में होंगे। कंचन यादव जैसे ही इतना सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती हैं, समझने लगती हैं कि आखिर ये कौन है जिसको मेरे पति बेबी कह रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अस्पताल आने में केवल मुझे कुछ ही मिनट लगेगा और फिर मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। कंचन यादव इन बातों को इग्नोर करती हैं, सोचती हैं अस्पताल से फ़ोन आया है। आजकल तो लोग अपने दोस्तों को भी ये सब कहते रहते हैं। वो कुछ नहीं बोलती हैं, उनकी ये भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने पति से ये सब पूछ सकें। फिर वो नीचे चली जाती हैं, खाना बनाने लगती हैं। अपने पति विवेक यादव को आवाज़ देती हैं, दोनों एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन विवेक यादव ना तो अपनी पत्नी से ही बात करते हैं और ना ही अपने सामने बैठे माता पिता से। माता पिता भी कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से समझ रहे होते हैं। अचानक सीढ़ियों से विवेक यादव की मम्मी गिर जाती हैं और उनके पैर में चोट लग जाती है। कंचन जैसे ही जमीन पर अपनी सास को गिरा हुआ देखती है तो वो डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन विवेक यादव फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो सोचती है अस्पताल में पेशेंट देख रहे होंगे।
फिर वो किसी तरीके से अपनी सास को लेकर मेडिकल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो कई लोगों से अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता है और कहता है वो बिजी हैं, आप कौन हैं। कंचन यादव बार बार कहती है कि अरे हम उनकी पत्नी हैं, आप लोग हमें नहीं पहचान रहे, नहीं जानते हैं। इस पर सभी लोग कंचन यादव का मजाक बना लेते हैं, कहते हैं आप उनकी पत्नी हैं तो फिर वो कौन है। इस पर कंचन यादव कहती हैं वो मतलब कौन, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। हॉस्पिटल के एक स्टाफ को उन पर दया आ जाती है। वो कहता है रूम नंबर 67 में आपके पति बैठते हैं। ये कंचन यादव ये सुनती हैं, वो अपनी सास को पकड़ करके किसी तरीके से उनके बेटे के पास ले जाती हैं। लेकिन वो जैसे ही रूम नंबर 67 में पहुंचते हैं, अंदर घुसते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती हैं डॉक्टर विवेक यादव के पति की गोद में एक नर्स बैठी हुई है। जब वो अपने पति की गोद में एक नर्स को बैठा हुआ देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जो विवेक यादव रहते हैं उनके भी चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो अपनी माता को, पत्नी को अपने सामने देखते हैं। पत्नी दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और कहती है ये कौन है। अच्छा, इसी की वजह से आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते हैं और मुझे इतना परेशान करते हैं, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करते हैं। इस पर विवेक यादव को भी गुस्सा आ जाता है और वो नर्स को अपनी गोद से हटाते हैं, फिर अपनी पत्नी से लड़ाई लेने लगते हैं और कहते हैं हाँ यही मेरी गर्लफ्रेंड है, पूरा अस्पताल जानता है मेरी और सुष्मिता सिंह के प्यार के बारे में, लेकिन मेरे माता पिता की एक गलती है कि उन्होंने मेरी शादी जोर जबरदस्ती से तुमसे कर दी। इस पर कंचन यादव कहती है आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। डॉक्टर विवेक कहते हैं इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, जा करके ये सब कुछ तुम अपने माता पिता से और अपने सास ससुर से पूछो। हमने तो पहले ही तुम्हारे माता पिता को ये सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम्हारे माता पिता लालच में पड़ गए कि लड़का डॉक्टर है और जब वो एक लड़की को अपने पास पाएगा तो लड़की देख करके वो अपने प्रेम को, प्रेमिका को भूल जाएगा। लेकिन मेरा प्रेम सच्चा था और मैं हर लड़कों की तरह अपनी प्रेमिका को भूल नहीं पाया। अब जब तुम सच जानी गई हो तो मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड सुष्मिता के साथ जीने दो। पूरा अस्पताल यही चाहता है कि मैं सुष्मिता से शादी कर लूँ। जब कंचन यादव ये सुनती है तो दहाड़े मारकर रोने लगती है। नर्स सुष्मिता सिंह से बार बार ये कहती है आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। सुष्मिता सिंह कहती है गलती है, आपको मेरे बॉयफ्रेंड ने पहले ही सब कुछ बता दिया था कि वो हमें बहुत चाहते हैं, वो किसी और से प्रेम करते हैं, लेकिन आपके घर वालों ने आपकी शादी ज़बरदस्ती मेरे प्रेमी से करवा दी। क्योंकि मेरा प्रेमी डॉक्टर है, अच्छे पद पर है, वो महीने का 1 लाख कमाता है, इसलिए आपके माता पिता बिना कुछ सोचे समझे मेरी लड़की सुहागरात के दिन ऐसा जादू बिखेरेगी, डॉक्टर विवेक यादव मेरी बेटी के पल्लू से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर लड़का जिस्म का भूखा नहीं होता है, हर लड़के को जिस्म नहीं चाहिए होता है। कंचन यादव की बोलती बंद हो जाती है। वो बिना कुछ कहे ही अपनी सास को लेकर के अस्पताल से चली जाती हैं। कंचन यादव वहाँ से निकलती हैं। निकलने के बाद दूसरे डॉक्टर से अपनी सास का प्लास्टर लगवाती हैं। प्लास्टर लगाने के बाद वहाँ से चली आती हैं। कंचन यादव अपने पति से कुछ भी नहीं कहती हैं। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर विवेक यादव नर्स सुष्मिता सिंह को अपने घर पर भी लाने लगते हैं और घंटों घंटों अपनी पत्नी के कमरे में नर्स सुष्मिता सिंह के साथ रंगरलियां मनाते हैं। एक दिन इतनी ज़्यादा हद हो जाती है, नर्स सुष्मिता सिंह कंचन यादव का कपड़ा पहन लेती है। कंचन यादव इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है अब 5 साल से जा चुका है, और तेजी से कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। डॉक्टर विवेक यादव दरवाज़ा खोलते हैं और भड़क जाते हैं और कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाने की, आपको पता नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। इस पर सुष्मिता कहती है मैंने देख लिया है, आपने जो इस व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था उसमें जो आपकी गर्लफ्रेंड सुष्मिता सिंह जो कपड़ा पहनी है वो मेरा है, उससे कहिए उतार दे। ये सुनते हुए सुष्मिता भी बाहर आती है और कहने लगती है किसी भी कीमत पर एक कपड़ा नहीं उतारेंगे, तुमको जो करना है जाकर कर लो। ये घर भी हमारा, एक कमरा भी हमारा है और यहाँ पर मौजूद सारा सामान भी हमारा है। कंचन यादव जब ये सुनती है तो वो सुष्मिता को एक झापड़ लगा देती है। फिर विवेक यादव जब ये देखते हैं उनकी प्रेमिका को किसी ने झपड़िया दिया है तो वो ना आओ देखते हैं ना ताओ, वो भी अपनी पत्नी कंचन यादव को पीट देते हैं। इसके बाद
डॉक्टर विवेक यादव, नर्स सुष्मिता सिंह धक्के मारकर कंचन यादव को घर से निकाल देते हैं। कंचन यादव कुछ देर सड़कों पर भटकती रहती हैं। इसके बाद जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ना तो वो नौकरी ही कर रही थी और ना ही उनके पास कुछ पैसे ही थे कि वो 1-2 दिन होटल में रुक सके। इसके बाद वो इधर उधर से उधार पैसे लेकर के अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ पर रहने लगती हैं। वहाँ पर रहते हुए वो अपनी जो बीच में पढ़ाई उनकी छूट चुकी थी वो पूरी करने लगती हैं। फिर वो कोचिंग ज्वाइन करती हैं। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कुछ ही महीने बाद वो जज बन जाती हैं। कोर्ट में बैठने लगती हैं और जितने भी मुकदमे आते हैं सबकी अच्छे से सुनवाई करती हैं। अपना पिछला जीवन वो भूल चुकी थी, अब वो केवल जज थी और बस फैसला सुनाया करती थी। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनके भी होश उड़ जाते हैं और उन्होंने सपनों में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा रहा हो जो उनके साथ होता है। वो कोर्ट में अपनी कुर्सी पर बैठी रहती हैं। मुंशी आता है, पानी का गिलास रख देता है। वो पानी पीती हैं। जैसे ही नजरें उठाती हैं, सामने ही जब वो अपने तलाकशुदा पति को देखती हैं, होश हो जाते हैं। पति के हाथ बंधे होते हैं। 2 पुलिस वाले पति के आगे पीछे खड़े होते हैं। कंचन यादव मुंशी से पता करवाती हैं ये क्या मामला है। मुंशी आकर बताता है, ये जो आदमी आप देख रही हैं ये शहर का नामा जामा डॉक्टर है और इसने एक लड़की का कत्ल किया है। जैसे ये बात कंचन यादव सुनती हैं तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। वो बड़बड़ाते हुए कहती हैं, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। दोनों पक्ष के वकील आते हैं और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। डॉक्टर विवेक यादव जैसे ही अपनी सीट पर बैठ रहे होते हैं तो उनकी नज़र महिला जज पर पड़ती है। जब वो महिला जज को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये तो उनकी तलाकशुदा पत्नी है जिसे उन्होंने पीटने के बाद धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था। अपनी गर्लफ्रेंड्स नर्स सुष्मिता सिंह से शादी कर ली थी। शादी में अस्पताल के पूरे स्टाफ को बुलाया था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी पत्नी की हत्या हो जाएगी और सारा इल्ज़ाम मुझ पर मर दिया जाएगा। भगवान भी क्या क्या दिखाता है। किसी ने सच ही कहा है, अपने कर्मों का अंजाम इसी धरती पर भोगना होता है। दोनों पक्ष के वकील आपस में बहस कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर विवेक यादव कंचन यादव से कहते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था। मेरा तो प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी। इससे पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मैंने अपनी उस पत्नी को तलाक दे करके अपनी प्रेमिका से शादी की थी। तो भला बताइए, इतनी मुश्किलों से मैं जब अपनी प्रेमिका से शादी करता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को क्यों मार दूंगा? मेरी प्रेमिका तो मेरे दिलों की धड़कन थी। भला मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूँगा? उसे तो एक कांटा भी चुभ जाए तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अगर मेरी बस चलती तो वो जहाँ जहाँ चलती मैं उसके पैरों के नीचे फूल बिछा देता। कंचन यादव सुनती है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। ये वही आदमी है जिसने कभी मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था और ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्रेम तो प्रेम होता है और जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो उसके लिए चांद तारे लाने की भी बात करता है और अगर उसका बस चले तो अपने प्रेमी के लिए प्रेमिका के लिए चांद तारे भी लाकर उसके कदमों में बिछा दें। कंचन यादव जो कि नरम स्वभाव की होती है, डॉक्टर विवेक यादव की ओर देखकर कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप निर्दोष होंगे तो आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शती हूँ। लेकिन अगर आप निर्दोष होंगे तो आपको सजा नहीं होगी। एक कह करके उनके स्टाफ से अपना नंबर डॉक्टर विवेक यादव के पास भेजा देती हैं। डॉक्टर विवेक यादव धीरे से वो पर्चा रख लेते हैं। पर्चा में लिखा होता है, मैं आपकी पहली पत्नी हूँ। ये बात किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब कोई भी नहीं जानता है। डॉक्टर विवेक यादव जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगते हैं और वहाँ से फोन करते हैं। कंचन यादव अपने ऑफिस में होती हैं। कंचन यादव कहती हैं, अगर आप अभी घर नहीं गए हैं तो ऑफिस में आ जाइए। डॉक्टर विवेक यादव कंचन यादव के ऑफिस में जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर विवेक यादव कंचन यादव के ऑफिस में घुसते हैं, ऑफिस देख करके उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। फुल एसी बड़ा सा ऑफिस, इसी पर बैठी हुई महिला जब डॉक्टर विवेक ये देखते हैं तो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए कंचन जी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। इस पर कंचन यादव मुड़ती हैं और कहते हैं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपने मेरे साथ जो किया है उसकी माफ़ी नहीं है। आपने मुझे कितना परेशान किया है, कितना सताया है, आप ये सोच भी नहीं सकते।
लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। कंचन यादव कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, सजा नहीं होगी क्योंकि आप दोषी नहीं हैं, ये मैं कह रही हूँ। कंचन यादव डॉक्टर विवेक यादव को थोड़ा ढाढ़स बजाती हैं, बैठने को कहते हैं। डॉक्टर विवेक यादव बैठ जाते हैं। कंचन यादव पूछती हैं, आप चाय लेंगे या काफ़ी? डॉक्टर विवेक यादव कहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ ठंडा मंगवा दीजिए। कंचन यादव ठंडा मंगवाती हैं, दोनों ठंडा पीते हैं। डॉक्टर विवेक यादव कुछ देर आराम करने के बाद चले जाते हैं। जब वो जाने लगते हैं, कंचन यादव कहती हैं, सुबह अगले दिन आप कोर्ट में मिलिए और चिंता मत कीजिएगा। आपने भले ही मेरे साथ चाहे जो किया, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसा करूंगी जिसे आप पूरा जीवन याद करेंगे और अफसोस करेंगे। सुबह होती है, डॉक्टर विवेक यादव कोर्ट पहुंचते हैं। सुनवाई होती है। दोनों पक्ष के वकील एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। फैसला आता है और जैसे ही फैसला आता है, विवेक यादव को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। जो महिला जज होते हैं, डॉक्टर विवेक यादव की पत्नी कंचन यादव, वो फैसला सुनाती है। डॉक्टर विवेक यादव के हाथों का रोया खड़ा हो जाता है। क्या होगा? अगर सजा हुई तो पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही महिला जज फैसला सुनाती है, कोर्ट में खुशी का माहौल होता है, लोग तालियां बजाने लगते हैं। फैसला डॉक्टर विवेक के पक्ष में आता है। डॉक्टर विवेक बाइज्जत बरी हो जाते हैं। डॉक्टर विवेक यादव हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए उन्हें ढूंढते रहते हैं। फिर वो कई स्टाफ से पूछते हैं। स्टाफ भी कहते हैं, हमको नहीं पता, मैडम तो अपने ऑफिस में रहती हैं। विवेक कंचन यादव के ऑफिस में भी जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते हैं। एक स्टाफ बताता है, हो सकता है मैडम अपने घर चली गई हों। डॉक्टर विवेक यादव कंचन यादव के बंगले का एड्रेस लेते हैं और पता लेने के बाद कंचन यादव के बंगले पर पहुँच जाते हैं। कंचन यादव जब विवेक यादव को अपने बंगले पर देखती हैं तो उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है, फिर वो उन्हें अंदर आने को कहती हैं। विवेक यादव कंचन यादव से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। कंचन यादव को धन्यवाद बोलते हैं और मिठाई का डब्बा कंचन यादव के आगे बढ़ा देते हैं। कंचन यादव भी कुछ नहीं कहते हैं, मिठाई का डब्बा ले लेते हैं। रात का 10 साढ़े 10 बज जाता है, खाने का समय हो जाता है। कंचन यादव कहती हैं, डॉक्टर साहब जब आप हमारे घर तक आ ही गए हैं, ना खा कर जाइएगा। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपस में बातचीत करते हैं। जो भी गिले शिकवे रहते हैं वो सब आपस में बांटते हैं। कंचन यादव कहती हैं, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड के इस दुनिया से जाने का बेहद दुख है और मैं आपके दुख में आपके साथ पूरी तरीके से सम्मिलित हूँ। डॉक्टर विवेक यादव जब ये सुनते हैं तो फुट फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है। कंचन यादव कहती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड तो तारा बनकर आसमान में टिमटिमा रही, चिंता मत कीजिए। एक दिन तो सबको जाना है, कोई समय से पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं सच्चे प्रेम पर बनी यह कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। दिल्ली से राजू यादव, भोपाल सिंह, निर्मला यादव, कीर्ति देवी, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद मुझे कमेंट करने के लिए। लखनऊ से नरगिस हैं, फातिमा है, नेहा है, आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से गोलू यादव हैं, प्रमोद जी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। बॉम्बे से नाबिद जी हैं, नाबिद जी आपका भी बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। शाइस्ता परवीन जी मुंबरा से हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका और आपके शहर का नाम अपने वीडियो में लूँ तो कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। जिन साथियों का, जिन दोस्तों का नाम मैं अपने वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं उनका नाम ज़रूर लूँ। जय हिंद, जय भारत।